Hello students, welcome back to Defense Niti channel. I am Ananya Sharma, your chemistry educator. Welcome back to Molecular Marvel series also. जिन बच्चों को नहीं पता, मैं एक बार आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा ऑनलाइन बैच बैठने वाला है डिफेंस नीति का फॉर योर नीट प्रिपरेशन 2024. सो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, उन पे कॉल करके अपनी क्वायरीज पूछ सकते हैं एंड एनरोल करवा सकते हैं. एंड अपना मॉलिक्यूलर मार्वल सीरीज का भी मैं आपको छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दूं कि जैसे आप सबको पता है कि हमने यहाँ पर अपने नीट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों केमिस्ट्रीज के टॉपिक्स निकाल लिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है. और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं हर एक वीडियो में. ठीक है, सो ये हमारी थर्ड वीडियो है मॉलिक्यूलर मार्वल्स की, जिसमें हमने डिस्कस करना है एटॉमिक साइज का, हमारा एटॉमिक रेडियस. सो एटॉमिक रेडियस में हम आयनिक रेडियस भी डिस्कस करेंगे, मतलब हमारा केटायन और एनायन का रेडियस भी डिस्कस होगा. प्लस स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी मैं आपको समझाऊंगी कि क्या होता है एंड किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताऊंगी कि आपको कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यू में, क्या पूछा जा सकता है आपको इस टॉपिक में. तो पूरी वीडियो को देखो और अपना टॉपिक अच्छे से समझो. आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंड करो टॉपिक को. प्लस यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी. आपको हैंड रिटन नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ले सकते हो. आपने क्या करना है कि टॉपिक करने के बाद आपने सेम टॉपिक के क्वेश्चंस ढूंढ कर ट्राई करने हैं. लाइक कहीं से भी ढूंढ लो, गूगल से ढूंढ लो या आपके पास रेफरेंस बुक है, उसमें से सेम टॉपिक उठाओ और इसी टॉपिक के आपने क्वेश्चंस ट्राई करना है. फिलहाल जो टॉपिक आप कर रहे हो उसके साथ के साथ अपने क्वेश्चंस ट्राई करते जाओ, तो उससे आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा अच्छे से. आपको क्वेश्चन अटेम्प्टेशन आनी चाहिए कि आपने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक एटॉमिक रेडियस. देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है ना. अगर आपको यही नहीं पता तो आप कैसे करोगे. सो एटम आपको पता है, एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस को क्या सराउंड करते हैं, शेल सराउंड करते हैं. तो सपोज करो ये हमारा क्या है, ये देखो, सपोज करो ये हमारा न्यूक्लियस है. ठीक है, और न्यूक्लियस में ये इसके साइड पे क्या है, हमारे शेल्स. ठीक, अब यहां पर आपने देखना है कि न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल का डिस्टेंस कितना है. सो न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट शेल के डिस्टेंस को आप बोलते हो एटॉमिक रेडियस, कि आपका कितना रेडियस है एटम का. ठीक है, दिस इज योर एटॉमिक रेडियस. फिर एटॉमिक रेडियस में अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए. वो क्या है, हमारी स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को समझा करो, उसके बाद टॉपिक पे आगे जाया करो. सो जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट है, देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट में आपको समझाती हूँ. सपोज करो ये हमारा न्यूक्लियस है. ठीक है, अब न्यूक्लियस के बाहर एक शेल, दो शेल, तीन शेल, चार शेल तक हमने सपोज कर दिया कि 4 शेल सराउंड कर रही है हमारे न्यूक्लियस को. ठीक है, अब फर्स्ट शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, थर्ड में भी हैं और फोर्थ में भी हैं. तो जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, न्यूक्लियस के पास क्या है, प्रोटॉन्स है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और हमारे शेल्स में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, विच इज इलेक्ट्रॉन्स है. तो जो अंदर वाली शेल्स हैं, देखो न्यूक्लियस, अंदर वाली शेल, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने बाहर वाली शेल्स को एक तरह से प्रोटेक्ट कर रखा है. यहाँ देखो, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ये देखो, ये न्यूक्लियस है हमारा, ये फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल और ऐसे ही हमारे पास एक फोर्थ शेल. ठीक है, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है या शील्ड कर रखा है ना. जैसे कैप्टन अमेरिका के पास शील्ड होती है ना, कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, ऐसे ही बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने शील्ड कर रखा है, बचा रखा है कि हाँ उन पे न्यूक्लियस का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उन पे कोई इफेक्ट वहां पर नहीं पहुंचेगा. ठीक है, सो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या है, इन दिस फिनोमेना द आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फील लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन. जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम फेस करनी पड़ती है, कम फील करनी पड़ती है. क्यों? क्योंकि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट, अब देखो मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर क्वेश्चंस भी बताऊंगी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एस, पी, डी और एफ
चारों में से सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? एस। सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका एस शेल का होता है। सो ये आपका ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट है विच इज SPDF का, ठीक है। तो एस सबसे ज्यादा, एस का सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, मतलब एस सबसे ज्यादा शील्ड कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, अगर आप इनकी ज्योमेट्रीज पढ़ोगे SPDF की, एस आपका स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। तो अब कोई भी चीज है इसके अंदर है, स्फेयर के अंदर है ना, एक सर्कल के अंदर आपकी चीज है कोई भी, तो वो एक्चुअल में प्रोटेक्ट है पूरी की पूरी, उस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, है ना, पूरा उसने अच्छे से कवर कर रखा है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को। पर अगर P और D की बात करी जाए तो डबल डबल शेप आ जाती है आपकी। तो वो कैसी सी होती है, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ऐसी सी शेप होती है। तो ये पूरा हमारा क्या है? शेल है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक सेकेंड मैं फिर से बनाती हूँ, लेट्स टेक सम अनदर। ये हमारा क्या है? ये शेल है, ठीक है, और ये हमारा सपोज कर लो P ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है हमारा, ये हमारा क्या है? येलो वाला इलेक्ट्रॉन पड़ा है। तो क्या वो इलेक्ट्रॉन P के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो उसने कैसे उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है? नहीं किया हुआ ना। इतना ज्यादा प्रोटेक्शन, जहां जहां P सबशेल दिख रही है, मतलब P ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, वहां तो इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्टेड है, बट उसके बाहर क्या? और D और F की तो और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होती है, और टूटी फूटी ज्योमेट्री होती है। तो वो कैसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट करेंगे? नहीं कर सकते। अगर वो उसमें से तो इलेक्ट्रॉन वैसे ही बाहर इफेक्ट शो करेगा, न्यूक्लियस का आराम से इफेक्ट बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को फील होगा। तो जो S होता है वो एक्चुअल में कैसा होता है? वो ऐसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे भी तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, अगर S शब्द शेल में होंगे तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, और वहां पर न्यूक्लियस का जो इफेक्ट होगा वो कम फील करेंगे आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज योर स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर? चलो, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? देखो, एक होता है नॉर्मल न्यूक्लियर चार्ज कि न्यूक्लियस की पावर कितनी है, टोटल पावर कितनी है, और एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? देखो, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है प्रोटॉन्स, विच मीन्स हमारा पॉजिटिव चार्ज है वहां पर। तो अब वो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स। तो द अट्रैक्टिव पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियर प्रोटॉन्स एक्टिंग ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे एक्ट करेंगे। तो कितना एक्ट कर रहे हैं, कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब कितना चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फील कर रहे हैं, है ना, वो क्या हो जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो अब हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस में सबसे पहले हमने पढ़ना है एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप। देखो, दिस इज डाउन द ग्रुप एंड दिस इज अलोंग द पीरियड। सबसे पहले हम डाउन द ग्रुप बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम ग्रुप की कोई बात कर रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। सो एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जो एटॉमिक रेडियस होगा जब आप नीचे जाओगे अपने पीरियोडिक टेबल में, तो वो इंक्रीज होगा। मैं आपको उसका रीजन पहले ही बता देती हूँ, बाद में आपको पढ़ के बताऊंगी। देखो, आप नीचे जा रहे हो, नीचे जाते जाते आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है, विच मीन्स आपकी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है, n की वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे आप देखते हो n इज इक्वल्स टू 1, फिर n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, ऐसे ही 4, 5, 6, ठीक है। ऐसे नीचे जाते जाते नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है। पहले सिर्फ एक शेल थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, 4, 5, है ना, ऐसे ऐसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर शेल इंक्रीज हो रही है, 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ रही है, तो आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो भी बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स का, आउटरमोस्ट शेल का डिस्टेंस। तो अगर आउटरमोस्ट शेल 7th हो गई तो डिस्टेंस तो ऑटोमेटिकली बढ़ गया ना। अगर शेल फर्स्ट थी तो डिस्टेंस कम था हमारा, तो वहां पर हमारा डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है। सो इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स एंड इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा वहां पर, कि आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने शील्ड किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो वहां पर हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या हो रहा है? नीचे जाते हुए इंक्रीज हो रहा है। तो आपने 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स एंड ड्यू टू इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। क्लियर? चलो,
सेकेंड पॉइंट अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें, सेकेंड पॉइंट है एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जब आप इस साइड को जाते हो तो आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। उसका रीजन भी मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। देखो, आप सेम पीरियड में जा रहे हो, नंबर ऑफ शेल्स तो इंक्रीज होंगी नहीं सेम पीरियड में। एक ही शेल में आप 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स डालते जा रहे हो, क्योंकि एक शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। तो वहां पर शेल इंक्रीज नहीं हो रही, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कार्बन लेते हैं। हमारे पास क्या है यहाँ पर, वी हैव कार्बन का मॉलिक्यूल, ठीक है। कार्बन होता है 6। तो कार्बन में हमारे पास अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे विच इज 6, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 6। अगर हम इसको फिल करें, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। अब फर्स्ट शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, ठीक है। ये देखो, इलेक्ट्रॉन्स हम डालते हैं येलो से, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो थर्ड डालोगे आप, वो किस में जाएगा, आपका सेकेंड शेल में जाएगा। सो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। यहां पर ऐसा तो नहीं हुआ कि शेल इंक्रीज हुई, एक के बाद दूसरी शेल में ही हमने 8 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। अब इसके बाद कार्बन के बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन के भी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसी शेल में आएंगे, सेकेंड शेल में। तो और प्रोटॉन में क्या हो रहा है, प्रोटॉन में यहाँ पर क्या है, 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है सिमिलरली। तो जो न्यूक्लियस है उसके पास शेल्स हैं, जो शेल्स हैं वो न्यूक्लियस के पास है, ज्यादा दूर नहीं है। तो जो न्यूक्लियस की पावर होगी वो इजीली वो अपने शेल पे दिखा सकता है, आराम से वो अट्रैक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास कि हाँ मेरे पास आ जाओ, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, तो वो अंदर को खींचने की कोशिश करेगा। अंदर को खींचने की कोशिश करेगा तो ये थोड़ा सा अगर अंदर को शिफ्ट हो गया तो इसका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है। और यहाँ पर शेल भी इंक्रीज नहीं हो रही। सो यहाँ पर रीजन भी यही लिखा है कि दिस इज ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे थ्रू आउट द पीरियड। देखो, जो भी आप इलेक्ट्रॉन डालोगे वो आप इसी शेल में डाल रहे हो, सेकेंड शेल में ही डाल रहे हो, या आगे आप और देखोगे तो थर्ड या फोर्थ में ही सेम उसमें ही जाएंगे। ऐसे नहीं हो रहा कि आपके नेक्स्ट उसमें जा रहा है, नेक्स्ट शेल में जा रहा है। तो सेम इनर इलेक्ट्रॉन्स आप क्या करोगे, सेम उसमें डालोगे पीरियड में, एंड द चेंज अकर ओनली इन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज हो रहा है, शेल का नंबर नहीं चेंज हो रहा। अगर सेकंड में डाल रहे हो तो सेकंड में ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो आपका एटॉमिक रेडियस होता है अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है, क्योंकि वहां पर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। चलो थर्ड पॉइंट पे चलें। सो इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एटॉमिक रेडियाई रिमेन ऑलमोस्ट सेम। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। सो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या हमारी स्टेटमेंट है कि जो एटॉमिक रेडियस होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है सारे एलिमेंट्स के लिए फॉर जो हमारे डी ब्लॉक में आते हैं। सो बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स एड टू पेनल्टिमेट शेल विच इज n-1, डी के लिए कॉन्फ़िगरेशन यही होती है n-1 d 1 to 10, अगर आप याद करो, ठीक है। तो वो पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हो। द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इज ऑलमोस्ट कंपनसेटेड बाय द स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो वहां पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, अगर आप अलोंग द पीरियड देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी होगा, बट वहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला जो क्राइटेरिया है वो इग्नोर कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला ज्यादा भारी है, मतलब उसकी ज्यादा वेटेज है, तो वो उस पर ज्यादा भारी होने की वजह से उस पे न्यूक्लियर चार्ज का देखा जाएगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट को आपका वहां पर इग्नोर किया जाएगा। तो आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये चीज याद रखनी है कि अलोंग द पीरियड आपका एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम रहता है। और दूसरी चीज अगर हम देखें, ये भी होता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट डी ब्लॉक का क्या ही होता है, सबसे कम होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। फिर है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं हमारे एफ ब्लॉक के, विच इज जेंथेनॉइड्स एंड हमारे एक्टेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है वहां पर। तो यहाँ पर क्या होगा,
सेम फिनोमेना फॉर लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, सेम आप डी ब्लॉक वाला यहाँ पर भी इनर ट्रांजिशन में भी देखोगे कि ऑलमोस्ट एटॉमिक रेडियस आपका थ्रू आउट द पीरियड सेम रहता है, ठीक है। उसका सेम रीजन होगा, इसमें भी पेनल्टीमेट होती है, तो वहां पर n-2 वाला क्राइटेरिया होता है, n-2 f 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स भरते हो, तो वहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से आपका सेम क्राइटेरिया फॉलो होता है। क्लियर? चलो आगे हमारे पास है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज। बहुत ध्यान से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप देखो पीरियोडिक टेबल याद करो, कार्बन सबसे पहले आता है, डार्क कलर देते हैं, कार्बन सबसे पहले आता है, क न ओ, नाइट्रोजन तो है नहीं, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ओ फ, ठीक है। अब फ वाले में ही क्लोरीन और ब्रोमीन भी आएगा, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हमारा हेलोजन ग्रुप है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ये अलोंग द पीरियड है, ये डाउन द ग्रुप है। मैंने आपको बताया है कि डाउन द ग्रुप वालों का सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस होता है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होना चाहिए? अगर मैं देखूं इधर सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस मेरा ब्रोमीन का होना चाहिए, थोड़ा और अच्छे से दिखता है, दिस इज ब्रोमीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद अगर ये देखें फिर हमारा क्लोरीन आना चाहिए विच इज Cl, एंड फिर हमारा फ्लोरीन, अगर आप देखो क्या फ्लोरीन आना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया नीचे जाते हुए हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, बट अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। मतलब फ्लोरीन का अगर हम इस साइड को देखें ये तो डिक्रीज हो रहा है, तो कार्बन का फ्लोरीन से ज्यादा होना चाहिए, मतलब क्लोरीन के बाद हमारा क्या आना चाहिए? कार्बन, और फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। ध्यान से समझ के करो इसको, ठीक है। ऐसा सही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कार्बन, ऑक्सीजन और फिर आपका फ्लोरीन हो गया। अब अगर आप देखो ब्रोमीन इज ई, ये सारे के सारे ही ई हैं। उसके बाद आपका आता है क्लोरीन डी, ओके, मतलब आपका इन दोनों में से कोई ऑप्शन होना चाहिए, ए या बी में से। क्लियर? क्लोरीन के बाद आना चाहिए कार्बन विच इज ए, तो ए हमारा ये है, ओके, फिर ऑक्सीजन बी ये है, देन फ्लोरीन सी। तो आपका ऑप्शन क्या हुआ यहाँ पर? बी इज योर आंसर। ये देखो पर्पल से मैंने उसको कर दिया, बी इज योर आंसर। तो इस हिसाब से आपने अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसके लिए आपको अपने पीरियोडिक टेबल की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको लैक ऑफ पीरियोडिक टेबल की नॉलेज है ना, तब भी आप क्वेश्चंस में लैक करोगे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल आना इज मस्ट अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब अगर मुझे ना आता होता तो मुझे कैसे पता चलता कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की अरेंजमेंट कैसी है पीरियोडिक टेबल में, है ना। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या है? बी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आयोनिक रेडियस। देखो आयंस क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। आयंस होते हैं जब आपका एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है, लूज करता है या गेन करता है, तो उस टाइम आपका क्या होता है? वो आयन बनता है। तो मतलब किसी एटम पे या तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो वो आपको क्या देगा? आपका आयोनिक रेडियस देगा। तो आयंस आर फॉर्म व्हेन एन एटम लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो आयन कब बनेगा? जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर गेन करेगा। व्हेन एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, अब आपको इस चीज की भी नॉलेज होनी चाहिए, अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो वो कैटायनिक होगा, अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वो एनायनिक होगा, ठीक है। सो व्हेन एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ कैटायन, वो कैटायन बना रहा है, एंड व्हेन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स एन एनायन, तब वो एनायन बना रहा है। आपने इसको याद कैसे करना, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। यूजुअली बच्चे भूल जाते हैं कि कैटायन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कैटायंस को आपने याद करना है, कैट हैव पॉज, कैट के पास क्या है? पॉज है। वैसे डॉग्स के पास होता है, बस हम कैट को लेंगे इसमें क्योंकि सी कैट, सी कैटायन, सो कैट हैव पॉज। तो पॉज मीन्स पॉजिटिव, तो कैटायंस क्या हुए? पॉजिटिव, और एनायंस क्या हुए? ऑटोमेटिकली नेगेटिव, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो एनायन बनाएगा, और लूज करेगा तो कैटायन बनाएगा, और गेन करेगा तो वो वहां पर क्या बनेगा? एनायन। सो आयनिक रेडियस भी क्या होता है? सेम, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन अप टू विच इट हैज इन्फ्लुएंस ऑन इट्स क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे जब तक उसका इन्फ्लुएंस है, मतलब वही कि आपका न्यूक्लियस से जो भी आउटरमोस्ट शेल होगी वहां का डिस्टेंस जो भी होगा वो क्या होगा? आयनिक रेडियस। क्लियर?
देखो अब हम पढ़ेंगे रेडियाई ऑफ केटायन एंड रेडियाई ऑफ एनायन, दोनों का पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास रेडियाई ऑफ केटायन। रेडियाई ऑफ केटायन में क्या है कि जो केटायन का रेडियस होता है वो हमेशा छोटा होता है। उसका रीजन अगर हम देखें, डिस्कस करें, मैं यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास यहाँ पर है सोडियम, आई हैव सोडियम, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11। यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो कितने हैं, 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 ही प्रोटॉन्स हैं हमारे पास। पर अगर ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को दे दे, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहे, मतलब यहाँ पर प्रोटॉन्स हमारे अभी भी कितने रहे, 11। बट अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। एक तो ये चीज हुई। दूसरी चीज, अगर हम सोडियम का स्ट्रक्चर बना के देखें, एटम में उसको उसके इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करें तो वो कैसे होगा। ये सपोज करो उसका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एक शेल और ये 2 शेल। हमें पता है कि अंदर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 2, बाहर वाली में कितना आएंगे, 3 4 5 6 7 और यहाँ पर कितने आ गए, 8 7 और 8, ठीक है। 8 बाहर आ गए, 2 अंदर आ गए, टोटल कितने हो गए, 10। अभी एक और इलेक्ट्रॉन बचा तो वो किस में जाएगा हमारा, वो जाएगा लास्ट शेल में, विच इज हेयर। तो ये 11 के 11 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया। ग्रीन डॉट्स क्या है, यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन्स है। अंदर वाली शेल में आप देख रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो थर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा बचा 11th इलेक्ट्रॉन, वो हमारा आया थर्ड शेल में। क्लियर। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सोडियम को Na पॉजिटिव बना दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन वो कौन सा वाला निकलेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला निकलेगा। आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो निकलता है, तो बाहर वाली शेल का इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये शेल तो खत्म हो गई। जब उसका इलेक्ट्रॉन ही निकल गया तो वो शेल का क्या करेंगे हम, कुछ नहीं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये शेल को इरेज कर दिया, द शेल इज ओवर, खत्म हो गई है, ठीक है। अब हमारे पास कितनी शेल्स रह गई, 2। पहले हमारे पास यहाँ पर 3 शेल्स थी, तो बेसिकली अगर मैं डिस्टेंस देखूं, इस न्यूक्लियस से बाहर तक डिस्टेंस था। पर अब एक शेल कम होने की वजह से यहाँ का डिस्टेंस तो कम हुआ ही हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ शेल में डिक्रीज आया। प्लस वहां पर हमारे पास प्रोटॉन्स ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम है, मतलब प्रोटॉन्स की पावर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। तो अगर पॉजिटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को और अच्छे से अपने पास खींचेगा, क्योंकि वो पावरफुल है। जो चीज पावरफुल होती है वो तो अपना असर दिखाती है ना। अगर आपके ऊपर ऐसे होता है ना कि इंटेलिजेंट बच्चों का रॉ भी अलग होता है कि हाँ हम तो इंटेलिजेंट है, ऐसे इस टाइम न्यूक्लियस का भी एटीट्यूड अलग ही है कि मेरे पास तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा प्रोटॉन्स हैं, तो मैं ज्यादा सुपीरियर हूँ, ठीक है। तो प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस की पावर बढ़ जाएगी और वो शेल मतलब इलेक्ट्रॉन्स को और अपने पास खींचने की कोशिश करेगा, जिससे कि जो रेडियस होगा वो और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो अब आपको समझ आया कि केटायनिक रेडियस हमेशा छोटा क्यों होता है। इवन अगर आप पेरेंट एटम से देखो, अगर हम नॉर्मल सोडियम का एटम देखें, उसमें 3 शेल्स थी, जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसकी नंबर ऑफ शेल्स भी डिक्रीज हो गई और हमारे न्यूक्लियस की पावर भी बढ़ गई, और उससे हमारा जो डिस्टेंस था न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल का वो भी कम हो गया। तो पेरेंट एटम और केटायन वाले से, जो पेरेंट एटम था वो बड़ा था, मतलब नॉर्मल वाला जो सोडियम का एटम था वो बड़ा था एज कंपेयर टू जो इलेक्ट्रॉन देने के बाद रहा, विच इज दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा है मैंने। देखो यहाँ पर यही चीज लिखी गई है, द रेडियस ऑफ केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। पेरेंट एटम से जो आपका केटायन वाला रेडियस होगा वो हमेशा छोटा होगा, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज हुई, वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ ऑन इलेक्ट्रॉन्स, एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स एंड मोस्ट ऑफ द केसेस। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप शेल भी डिक्रीज होती हुई देखोगे, जैसे कि आपने सोडियम के केस में देखी कि एक शेल रिमूव ही हो गई, ठीक है। दिस इज रेडियाई ऑफ केटायन। अब इसमें भी 2-3 और इम्पोर्टेंट चीजें आती है कि इफ वेरियस केटायंस हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास होते हैं
वो स्पीशीज होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। मतलब आपके जो मतलब ऐसे हो सकता है कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं बट उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है। मतलब अगर 3-4 हमने अलग अलग स्पीशीज ले दी पर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 ही है, ठीक है। अब उसका रीजन क्या है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए तो उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए, तो वो कैसी हो गई आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सो द कीटैन हैव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वहां पर प्रोटॉन ज्यादा होंगे, विल बी द स्मॉलेस्ट साइज। तो जिसके प्रोटॉन ज्यादा है उसका साइज सबसे छोटा होगा। अब अगर आप यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए हैं, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव। तीनों का देखो, तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, 10 10 10। अब यहाँ पर तो स्टेटमेंट थी ग्रेटर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स स्मॉलेस्ट द साइज। अब प्रोटॉन सेम है तो आप कैसे साइज का पता लगाओगे? जिस एटम पे, मतलब अगर आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है और जिस एटम पे आपका चार्ज सबसे ज्यादा है वो सबसे छोटा होगा साइज में। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है? एल्यूमिनियम के ऊपर है। इसी वजह से एल्यूमिनियम वाला जो आपका एटम था वो सबसे छोटा था। Na पॉजिटिव पे सिर्फ एक चार्ज है, ओनली 1 पॉजिटिव। सो सोडियम पॉजिटिव का जो साइज है वो Mg2 पॉजिटिव से बड़ा है और Mg2 पॉजिटिव का साइज Al3 पॉजिटिव से बड़ा है। तो आपने वहां पर अपना क्या देखना है? चार्ज देखना है, क्योंकि चार्ज सबसे ज्यादा किसके ऊपर है? जिसके ऊपर सबसे ज्यादा चार्ज और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, वो एटम सबसे छोटा। क्लियर? अच्छा, दूसरी चीज, ग्रेटर इज द पॉजिटिव चार्ज, मैं बता चुकी हूँ, ऑन द कैटायन ऑफ गिवन एटम, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। अब जैसे मैंने सेम ही स्पीशीज दे दी, Fe दे दी, बट एक बार मैंने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, फिर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो जब सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो वाला आपका जो एटम होगा वो सबसे छोटा होगा। तो Fe3 पॉजिटिव आपके पास सबसे छोटा है और Fe पॉजिटिव सबसे बड़ा है, जिसपे सबसे कम चार्ज है, सबसे कम पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये था हमारा रेडियाई ऑफ कैटायन। सिमिलर वे में हमने पढ़ना है रेडियाई ऑफ एनायन भी। ठीक है, अब रेडियाई ऑफ एनायन में क्या होगा? द रेडियस ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स न्यूट्रल एटम, ऑब्वियसली। अब उसका रीजन, जैसे मेरे पास यहाँ पर हम देते हैं क्लोरीन दे देते हैं, ठीक है, तो क्लोरीन इज 17। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल है? 17 के इक्वल है। अगर मैं क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये क्या बना देगा? Cl नेगेटिव। और इसमें क्या होगा? इसमें आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। देखो, प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे, प्रोटॉन्स कितने रहे? 17 ही रहे, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दिया। न्यूट्रल एटम के इक्वल होता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स, तो न्यूट्रल एटम में 17 थे, बट यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने से ये 17 + 1 हो गया, विच इज 18। इलेक्ट्रॉन्स की पावर इंक्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए। और हो सकता है कि नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो, कि आपकी अंदर वाली शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हैं, तो जो 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालोगे वो कहाँ डालोगे, है ना। तो ये चीज भी हो सकती है, बट ऐसा बहुत कम केसेस में देखने को मिलेगा। बेसिकली वो अपना ऑक्टेट ही कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की पावर जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस की पावर से। अब देखो, न्यूक्लियस के पास तो 17 ही प्रोटॉन्स है। अगर हम दोनों की पावर्स को डिफ्रेंशिएट करें तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उनके पास एक ज्यादा पावर है, ठीक है। अब पावर ज्यादा होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की पावर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वहां पर साइज इंक्रीज ही होगा, साइज ज्यादा ही होगा, ठीक है। सो इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहां पर डिक्रीज होता है। अब सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनायंस की बात करें, देखो, जिसमें आपका सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे वहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता था ना कैटायन में, वो सबसे छोटा होता था। इसमें ऑपोजिट है, इसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज जिस पे होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर साइज ऑफ N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव और F नेगेटिव में डिफरेंस देखे, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस पे है हमारे यहाँ पर? N3 नेगेटिव। ये बेसिकली ऐसे है, N और 3 ऊपर और ये नेगेटिव। तो N3 नेगेटिव पे 3 नेगेटिव चार्ज है, O2 नेगेटिव पे 2 नेगेटिव, F नेगेटिव पे 1 नेगेटिव। तो जिसपे सबसे ज्यादा चार्ज है वो क्या होगा आपका? सबसे बड़ा। तो N3 नेगेटिव यहाँ पर आपके पास सबसे बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेटर इज द नेगेटिव चार्ज, मैं बता चुकी हूँ, ग्रेटर इज इट्स रेडियस। अगर हम सेम एटम में बात करें, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और 1 भी नहीं किया, ठीक है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया उसका जो साइज होगा वो सबसे ज्यादा बड़ा होगा,
उससे कम एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे होगा और नॉर्मल वाले का कम होगा। तो पेरेंट एटम का साइज आपके एनायनिक स्पीशीज से छोटा होता है, ठीक है। ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, मतलब जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका साइज बढ़ जाएगा। अगर उसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया, वो अपनी न्यूट्रल स्टेट पे है, तो उसका एनायन वजह से छोटा साइज होगा। ये चीज दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर सीरीज बताऊं एक छोटा सा ट्रिक के साथ, देखो आपका एनायन का साइज लिखा क्यों नहीं जा रहा है, एक सेकेंड। आपका एनायन का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर न्यूट्रल वाले का होगा, न्यूट्रल स्पीशीज का, ठीक है। और न्यूट्रल के बाद आपका सबसे छोटा होगा आपके कैटायन का। तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है, एनायन का सबसे बड़ा, उससे छोटा न्यूट्रल का, और सबसे छोटा आपका कैटायन का। ये हो गया। अब हम ट्राई करेंगे इसके साथ के क्वेश्चंस। चलो, यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है, कंसीडर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दी हुई है, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, और उसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। जिसपे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज, उसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा बड़ा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एटॉमिक चार्ज नेगेटिव किस पे है, O2 नेगेटिव, मतलब O2 नेगेटिव सबसे बड़ी स्पीशीज है। फिर F नेगेटिव। अब F नेगेटिव के बाद छोटा कौन सा होगा, जिसपे कम पॉजिटिव चार्ज होगा, और कम पॉजिटिव चार्ज किस पे है, Na पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर Na पॉजिटिव, और लास्ट में आएगा Mg2 पॉजिटिव। सो होप सो आपको समझ आया होगा कि ये हो कैसे रहा है। सॉरी, मुझे नीचे लिखना चाहिए था वैसे यहाँ पर, बट चलो मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर देखो सेम सीक्वेंस में कौन सा आंसर बनता है आपका, ओके। अगर हम देखें सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये सेम बनता है, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Mg नहीं, एक सेकेंड। अच्छा, Na पॉजिटिव, हाँ ठीक है, Na पॉजिटिव एंड देन Mg2 पॉजिटिव। मुझे देखने में कंफ्यूजन हो गई क्योंकि वहां पर ऊपर लिखा था ना। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट टाइम मैं नीचे लिखूंगी, आई ट्राई, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। थोड़ा हॉच पिच हो गया, सॉरी। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। लास्ट क्वेश्चन है, हमें ये सारी स्पीशीज दी हुई हैं, हम आंसर नहीं देखेंगे, हम पहले अपने आप इसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया जिसपे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज वो सबसे बड़ा, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज N3 नेगेटिव पे है, मतलब N3 नेगेटिव सबसे बड़ी स्पीशीज। उसके बाद इससे कम O2 नेगेटिव, इससे कम F नेगेटिव, ठीक है। अब देखते हैं पॉजिटिव वाली। पॉजिटिव वाली में सबसे कम जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो थोड़ी बड़ी होगी, मतलब F नेगेटिव के बाद हमारे पास एक पॉजिटिव है Na पॉजिटिव, सो Na पॉजिटिव, देन आएगा हमारा Mg2 पॉजिटिव, है ना, ऊपर कोई दिखता है। सो ये Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा साइज होगा हमारा यहाँ पर Al3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। तो देखो ऐसे सा आंसर कौन सा मैच करता है आपका, जिसमें N3 नेगेटिव सबसे बड़ा हो। ओके, दो ऑप्शन है N3 नेगेटिव के। देन सेकेंड आपका O2 नेगेटिव होना चाहिए, विच इज यहाँ पर। सो ये गलत हो गया एंड दिस इज करेक्ट। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चंस करने हैं, ऐसे से ही क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको नॉर्मल एटॉमिक रेडियस का भी क्वेश्चन करवाया, कैटायन और एनायंस का भी बताया। इसकी जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करो, आपको समझ आएगा कि हाँ क्वेश्चंस की टाइप क्या है। और पहले अंडरस्टैंड करो, हर एक चीज को अंडरस्टैंड करो, टर्मिनोलॉजीज को भी अंडरस्टैंड करो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, ये सारी नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू द चैनल करो।